जनरल आइल्स की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ये बेसिकली दो पर्पस के लिए की जाती है। या तो अगर आपको इंडिया से कनाडा वर्क परमिट अप्लाई करना है, या फिर कनाडा में अगर आप बैठे हैं 2-4 साल से तो आपको पीआर अप्लाई करना है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसकी अलग अलग बैंड रिक्वायरमेंट होती है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो स्किल्ड बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे नैनी हो गया, प्लम्बिंग वाले या ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनको बेसिकली जो बैंड रिक्वायरमेंट होती है 5 से लेके 5.5 बैंड ओवरऑल की रिक्वायरमेंट होती है। और किसी किसी केसेस में उनको नॉट लेस देन 4.5 चाहिए होता है, किसी किसी केस में उनको 5 से कम नहीं चाहिए होता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनका ये बैंड स्कोर नहीं आ पाता। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर बात करें तो उनका स्टडी में गैप बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं उन्होंने 10-20 साल हो गए होते हैं स्टडी को छोड़े हुए, जिस वजह से वो चीजों को आसानी से पकड़ नहीं पाते। और दूसरा मैं बात करूं तो टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, क्योंकि ज्यादातर पीपल वर्किंग होते हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में भी वो वर्क कर रहे होते हैं। कनाडा की बात करें तो वहां पर वैसे ही आपको पता टाइम नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं रीडिंग की चार्ट की बात करूं ना, तो 23 नंबर आपको चाहिए 40 में से। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से 23 नंबर चाहिए अगर आपको 5 बैंड स्कोर करना है। काफी चैलेंजिंग है, इजी नहीं है। 6 बैंड ले लेके तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब आपको 30 स्कोर करना पड़ता है। तो अब ये जो 5 बैंड वाला क्राइटेरिया है, इसको पूरा करने के लिए दो चीजों के ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ आपको शॉर्टकट यूज करने होंगे, कुछ आपको स्किल्स थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। दोनों के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये दोनों जब मिलकर काम करेंगी तभी आपका बैंड स्कोर आएगा। शॉर्टकट आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का या फिर प्रेपरेशन करने का, और स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा काम शॉर्टकट के ऊपर नहीं चल सकता है। स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज की बुक नंबर 16 आपके सामने है। उसी में से एक टेस्ट को लेकर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट ये जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम काफी हद तक शॉर्टकट यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ से कुछ सर्कल किया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, और इसका आंसर मैंने नॉट गिवन लगा दिया है। अब ये वाला आंसर मैंने नॉट गिवन क्यों लगाया है, आइए मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, जो नॉट गिवन आंसर होता है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट या पायनियर या फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा वर्ड दिखाई दे, तो 80 to 90% आंसर आपका नॉट गिवन होता है। अब कैसे होता है मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, ये कैम्ब्रिज की बुक नंबर 15 और टेस्ट नंबर 1 है, आप वहां पर जाके वेरीफाई कर लेना इसको। द VOC वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब भी आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में फर्स्ट मेजर या फर्स्ट या पायनियर फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा दिखाई दे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये साइंटिस्ट पहला साइंटिस्ट था जिसने ये काम किया, या फिर ये पहली कंपनी थी, या फिर दुनिया का ये पहला ट्री था, ऐसे करके उन्होंने लिखा होता है। तो इस केस में ज्यादातर आंसर नॉट गिवन होते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ये सारी की सारी एग्जाम्पल मैंने कैम्ब्रिज से ली है। ये मैंने अपना 13 ईयर का एक्सपीरियंस इस वीडियो में डाला हुआ है स्टूडेंट। ये देखिए, ये कैम्ब्रिज 16 टेस्ट नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए यहाँ पे लिखा लियो एंड कोलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स। तो मतलब ये पहले रिसर्चर थे। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब भी आपको दिखाई दे, अगर आपके पास पैसे पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको बिना दिमाग खर्च किए अगर आप नॉट गिवन लगाएंगे तो आंसर 99.9% सही रहेगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर मैंने ये कुछ चीज देखी है और मैंने इसका आंसर भी नॉट गिवन लगा दिया है। इसका आंसर नॉट गिवन क्यों लगाया है, आइए इसको भी जरा डिटेल में समझ लेते हैं। नॉट गिवन की कैटेगरी में दूसरी जो टाइप है वो कौन सी हो सकती है? सबसे पहले तो स्टूडेंट, जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब कंपैरिजन भी बहुत तरीके का होता है। हम लोग सिर्फ ये एक वर्ड होता है ना देन, इसको देखते रहते हैं। देन के अलावा भी स्टूडेंट बहुत सारा कंपैरिजन होता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में मोर, मोस्ट, मेजोरिटी, इन सब की एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, कैम्ब्रिज बुक नंबर 13 टेस्ट नंबर 1, इसमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इट वाज फाउंड दैट मोस्ट विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग ऑन वेबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जब भी आपको एग्जामिनर ने मेन कीवर्ड मोस्ट बनाया हो, जैसे यहाँ पर उसने बोला कि ज्यादातर विजिटर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सर्च करते हैं, तो नंबर के ऊपर सारी गेम है। ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट गिवन ही होगा। लेकिन ये भी एक कंपैरिजन है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर ये तो आपको खैर पहले से ही पता है, जैसे मैंने आपको देन वाला कंपैरिजन बताया।
इसमें लिखा विजिटर लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल इन न्यूजीलैंड रेदर देन इन लार्ज वन। तो कंपैरिजन है, स्मॉल वाले में ज्यादा लोग स्टे करते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज वंस। नॉट गिवन आंसर आएगा। तो तजर्बा करके देखना, 100% आपके आंसर सही होने वाले हैं स्टूडेंट। ये जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेस के ऊपर हमें आंसर्स पहले से पता चल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे के सारे ट्रू फॉल्स आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे सॉल्व होने वाले नहीं है। उसके लिए कुछ स्किल्स की भी जरूरत होती है। कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्टकट से चलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ क्या चीज चाहिए होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एग्जामिनर दो चीजों के ऊपर ही फोकस करते हैं, एक तो आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज और दूसरा आपका वोकैब। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसने लिखा है फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर। तो आपका सारे का सारा जो आंसर है सिर्फ ये वाली लैंग्वेज के ऊपर डिसाइड होने वाला है। इस लैंग्वेज के साथ आपका पैसेज एग्री कर रहा है, इस लैंग्वेज के साथ आपका पैसेज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस लैंग्वेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कई बार ये भी होता है, आपको ये चीजें दी होती हैं लेकिन कुछ वर्ड मिस होते हैं, आपका आंसर नोट गिवन हो जाता है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। ये देखिए इसने लिखा है एज यूजुअल द फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीकेंड ऑफ द जून दिस ईयर ऑन संडे टू मंडे। अगर कोई आम बंदा होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें तो इसने बताया ही नहीं कि वो हर साल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका एग्जामिनर सिर्फ ये वर्ड की टेस्टिंग कर रहा है। एज यूजुअल का मतलब होता है रेगुलरली, तो मतलब ये जो फेस्टिवल है हर साल जून में होता है, यूजुअली होता ही रहता है। इस साल भी ये वाला फेस्टिवल संडे टू मंडे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप जिसमें आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं वो है ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपको लास्ट सेक्शन में आते हैं, काफी ज्यादा ट्रिकी होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फॉलो करिए, काफी हद तक आपकी चीज सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो स्टूडेंट, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको 4 ऑप्शंस दिखती हैं। अब 4 में से 4 ऑप्शन को जब आप पीछे जाके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली टाइम तो काफी ज्यादा वेस्ट होता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि जिससे आपको कुछ ऑप्शन शायद नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको फॉल्स और नॉट गिवन के कुछ टिप्स बताए थे, तो वो वाले टिप्स आपको रीडिंग एमसीक्यू को सॉल्व करते टाइम भी यूज करने हैं। उससे आपको ये वाली चीज करने में फायदा होगा। अब कैसे होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको किसी भी ऑप्शन में कंपैरिजन दिखाई दे तो वो आंसर ज्यादातर नॉट गिवन होता है। तो इसी फार्मूला को आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो ऑप्शंस उसने दे रखी होती हैं क्वेश्चन के बाद, जैसे यहाँ पर आपको ए ऑप्शन है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। स्टूडेंट देखो ये वाली जो वीडियो है ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है, ईजी नहीं है इसको बनाना, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है तभी मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो सी ऑप्शन है इसमें आपको कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको कंपैरिजन दिखाई देता है ना, 99.9% वो वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो वाला आंसर आपका आंसर नहीं होता है। तो मतलब जैसे ही आपको कंपैरिजन दिखेगा तो आपको सीधा सीधा ध्यान जाना चाहिए जो बाकी की 3 ऑप्शन है, जहां पर जैसे ए है, फिर बी है, फिर डी है, इन तीनों में से ही आपका आंसर होगा। इसको अच्छे तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। उसी प्रकार से जैसे ये कैम्ब्रिज की बुक नंबर 15 टेस्ट नंबर 1 है, इसमें से ये वाला टेस्ट देखिए, इसमें डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दोबारा से कंपैरिजन वाला ऑप्शन है। तो 99.9% ये जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। मतलब बाकी के ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता है। लेकिन इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं जहां पर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। जैसे ये देखिए यहाँ पर कैम्ब्रिज की बुक नंबर 16 टेस्ट नंबर 2 है। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 ऑप्शन, एक सी ऑप्शन है, यहाँ पर उसने लिखा दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ देन प्लांट लाइफ, मतलब कंपैरिजन दिखा रहा है। और यहाँ पर इसने लिखा दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन ह्यूमन रेस। अब इस सिचुएशन में ये वाला रूल काम नहीं करेगा क्योंकि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन में कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो आपसे टेस्ट करवाना चाहता है वो सिर्फ ये चाहता है कि आप इनकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब जो लाइफ का टाइम पीरियड है, जो सी ऑप्शन है उसमें भी टाइम की पीरियड की बात की गई है और इसमें भी टाइम पीरियड की ही बात की गई है। एक्चुअल में एग्जामिनर सिर्फ यही देखना चाहता है कि आप जब पीछे जाके पैसेज को रीड करते हैं तो क्या आपको इन दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मतलब इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये वाली जो 2 ऑप्शन है इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। उसी प्रकार से जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट माइक्रोब्स, फ्यू माइक्रोब्स, मोर माइक्रोबियल, हाउ माइक्रोब।
यहाँ पर जैसे सी ऑप्शन है ना, वो आपको इसको देखकर लग सकता है कि इसमें कंपैरिजन दिखा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग यूज करके देखिए। यहाँ पर फ्यू माइक्रोब्स का मतलब क्या है, कम माइक्रोब्स हैं, यहाँ पर ज्यादा माइक्रोब्स हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर ही टेस्ट कर रहा है कि आप जब पैसे में जाएंगे तो डिफरेंट माइक्रोब्स, कम माइक्रोब्स, ज्यादा माइक्रोब्स, हाउ माइक्रोब्स बिहेव, ये चेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो इस केस में भी कंपैरिजन वाला रूल काम नहीं करेगा। स्टूडेंट इसी बात के ऊपर एक लाइक दे देना छोटा सा इस वीडियो को, और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ बहुत लिमिटेड सी चीजें बताई हैं जो हम मल्टीपल चॉइस में यूज करके कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं थोड़े टाइम में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स हैं। अभी हम नेक्स्ट थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर आपको राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आप कुछ शॉर्टकट यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइटर ओपिनियंस की। तो आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, उन वीडियोस में आपको यही बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर ये राइटर ओपिनियन है तो आपको पूरे पैराग्राफ में जहां जहां पे राइटर का नाम आ रहा है वहां वहां पे आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बी राइटर है ल्यूकस, इसको अगर मैं टेक्स्ट में अंडरलाइन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है, फिर मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये 3 जगह पे मेरे को ल्यूकस दिख रहा है। तो क्या मेरे को 3 जगह पे अंडरलाइन करके 3 जगह पे टेक्स्ट पढ़ना चाहिए? जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो राइटर ओपिनियन वाले आंसर होते हैं ना, ज्यादातर वो इन्वर्टेड कॉमा वाले टेक्स्ट में दिए होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा वाला जो टेक्स्ट है, अगर आपको राइटर 3-4 जगह पे दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन जहां पर इन्वर्टेड कॉमा में स्पेशली उसने लिखा है उस जगह पे राइटर को अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। दूसरा काम, आपको कहीं पर भी कुछ ऐसे वर्ड जहां पर जैसे उसने क्लेम्ड दैट, बिलीव्ड दैट, शो दैट, ही रोट दैट, ही पॉइंट्स आउट दैट, कुछ ऐसा दिखता है तो आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो इन्वर्टेड कॉमा वाला टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम इस राइटर का नाम यूज किया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स जैसे पॉइंट आउट, एक्सप्लेन्स दैट, ही रोट दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। उसके बाद देखिए जो चीज ध्यान देने वाली है, ये देखिए स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा द से पहले, और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है इन्वर्टेड कॉमा वर्क के बाद। इसका मतलब ये जो टेक्स्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये सारा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में ही आपका आंसर है, और कहीं पर भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए एग्जामिनर ऐसा करते हैं। शॉर्टकट वाले मेथड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं बताना चाहूंगा जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी हम कुछ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, इसमें से रेफरेंस प्रोनाउंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन रेफरेंस प्रोनाउंस का मतलब है आपकी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए रेफरेंस प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे दे हो गया, हु हो गया, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं एग्जामिनर्स जब वो लिस्ट ऑफ हेडिंग क्रिएट करते हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर ये हेडिंग दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा बिग ट्रीज आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, दे दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, दे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो दे है इसने किसके लिए यूज किया है, बिग ट्रीज के लिए। तो बिग ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और आगे और क्या करते हैं, दे कैप्चर वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे क्या फायदा होता है, बहुत सारे क्रॉप्स, फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये देखिए ये लिस्ट है आपके सामने, और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जिसमें ट्रीज से कुछ फायदा होता है। तो ये देखिए 6 नंबर हेडिंग आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जैसे लिस्टिंग का काफी ज्यादा रोल रहता है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। लिस्टिंग का मतलब होता है जैसे किसी पैराग्राफ में आपको कुछ वर्ड जैसे फर्स्टली, सेकंडली, फाइनली, इन एडिशन, ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका आंसर बहुत आसान होगा। और डिस्कोर्स मार्कर जो होते हैं, जो कि आपका मीनिंग पलट देते हैं, जो बात वो ऊपर कर रहा है उसको पलट देते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हाउ एवर है, बट है, नेवरदीलेस है, डिस्पाइट, ये वाले वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक मैं आपको लिस्टिंग वाला भी बता देता हूँ। जैसे ये वाला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस हैपेंस फॉर 2 रीजंस, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्टली, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड रीजन क्या है। तो ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। आपका जो आंसर है वो सिर्फ इस वाले टेक्स्ट में ही है। तो ये जो रेफरेंस प्रोनाउन इसने यूज किया है दिस, इसका मतलब कि जो पीछे जो सारा उसने एक्टिविटी बताई है उसके 2 बड़े रीजन है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है, ये देखिए उनकी मोर्टेलिटी मतलब डेथ बढ़ रही है। ट्रीज को क्या किया जा रहा है, ह्यूमन यूज के लिए उनको सफाई की जा रही, मतलब उनको हटाया जा रहा है। मतलब ये जो एक्टिविटी है इसके 2 रीजन हैं, ये बताया उसने आगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा आंसर ऊपर वाले टेक्स्ट में ही छुपा होगा। इससे आपका टाइम सेव होता है। स्टूडेंट देखिए कितनी फास्ट आंसर मिल रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मैंने अपने क्रैश कोर्स में डिटेल में कवर करी हैं। आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं। 8 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है। चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में कमेंट भी कर देना अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस चाहिए। तो ये सारा स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया है, कुछ शॉर्टकट्स हैं और कुछ आपको स्किल्स इंप्रूव करनी है।
आप चाहे तो हमारा क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, वो 1500 का है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो 8 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने सिर्फ सारे ये टिप्स बताए हैं, सारे मॉड्यूल्स को कवर किया है। नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास भी ले सकते हैं। स्पेशली जो कनाडा से स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे पास टाइम की काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप सुबह 7:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे के बीच में कोई भी बैच ले सकते हैं, आपके लिए अवेलेबिलिटी है। इंडिया वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पे, क्रैश कोर्स के भी और क्लासेस के भी। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखकर चेक कर सकते हैं, कुछ रीसेंट रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारी प्रेडिक्शन से मटेरियल भी बहुत बार रिपीट होता रहता है। अगर आप में से किसी को भी प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो वो 700 का है। आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, चारों के चारों मॉड्यूल हम आपको साथ में प्रोवाइड कर देते हैं। काफ़ी हद तक उसमें से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। अभी जो रिसेंटली लेटर्स आई हैं बहुत सारी, वो हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुई हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं थोड़ी सी बात लिसनिंग की भी करना चाहूँगा। स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा 5 बैंड लेने के लिए आपको 16 और 5.5 बैंड लेने के लिए आपको 18 नंबर चाहिए होते हैं लिसनिंग में, जो कि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिनका लेवल अच्छा नहीं है ऑब्वियसली उनको जरूर मुश्किल लगता है। अभी टिप्स की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी सेक्शन के ऊपर ध्यान देना, आपको पता 4 सेक्शन होते हैं, तो 4 में से जो आपका पहला सेक्शन है और आपका जो लास्ट सेक्शन होता है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। डिफरेंट जो एक्सेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो गया, न्यूजीलैंड एक्सेंट हो गया, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा जो काम जरूरी है वो है आपकी स्पेलिंग्स, आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को स्पेलिंग्स में दिक्कत है, जब आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं या क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो हम आपको एक पीडीएफ देते हैं, उसी में से ही आपको सारी लिसनिंग के स्पेलिंग्स आते हैं। ग्रामर आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जिसमें आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली आपको इसके ऊपर फोकस दिया जाता है, जिससे आपका फर्स्ट और फोर्थ सेक्शन जल्दी इंप्रूव हो जाता है। आप लोगों को पहले से ही गेस हो जाता है कि क्या आंसर होने वाला है। बाकी आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहें, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है जब तक आपको टीचर बताएगा नहीं कि इसको कैसे करना है। बाकी सेक्शंस की बात करूं, जैसे सेकंड है, थर्ड है। सेकंड में आपको मैप, शॉर्ट एमसीक्यू वगैरह आते हैं और थर्ड वाले में लॉन्ग एमसीक्यू वगैरह मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम ऑनलाइन क्लास में और क्रैश कोर्स में भी हमने कवर कर रखे हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो मैंने जैसे आपको बताया वो 1500 का है, उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर कर रखी हैं। बाकी मेरी लास्ट एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि आप लोग सिर्फ रियल एग्ज़ाम की ही प्रैक्टिस करें, रियल एग्ज़ाम टेस्ट जो होते हैं, क्योंकि उसमें रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी लिसनिंग में से बहुत बड़ी सेक्शंस रिपीट होते हैं, जो हम आपको 20 लिसनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर मैं राइटिंग की बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वोकैबुलरी या सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। 5 या 5.5 बैंड अगर आपको चाहिए तो जो मेन चीज़ है, अगर आपको टास्क 1 की मैं बात करूँ तो रेडीमेड इसके कुछ स्टॉक फ्रेजेस होते हैं, जो हम, अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं या फिर क्रैश कोर्स लेते हैं तो हम आपको रेडीमेड स्टॉक फ्रेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी लेटर की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे करनी होती है और सारी प्रकार की लेटर्स हम उसमें कवर की हुई हैं, जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मेनली जो चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं वैसे उसमें जैसे इनविटेशन हो गया, कंप्लेंट हो गया, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, ये सारी टाइप्स आपको कवर करनी है। सारी लेटर्स नहीं करनी, लेटर्स तो बहुत सारी हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ आना चाहिए और ये टाइप्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी कवर कर लेनी है। 100% आपका टास्क क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताना चाहूँगा हमारी जो लेटर्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्रेडिक्शन के साथ, वो भी बहुत बड़ी रिपीट होती है। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं तो मेन जो एरियाज जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है उसमें एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप और एम्प्लॉयमेंट, इसी से रिलेटेड आपको हर बार टॉपिक आता है, इससे बाहर नहीं आता है। तो इसके भी हमारे पास रेडीमेड स्टॉक फ्रेजेस अवेलेबल होते हैं। मोर देन 60 to 70% जो कंटेंट होता है वो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है, सिर्फ आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए कि अब क्या पूछा गया। उसके 2 पॉइंट्स आपको बनाने आने चाहिए, 2 रीजंस बनाने आने चाहिए, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बाकी जो हम आपको प्रेडिक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं। ये जो स्टॉक फ्रेजेस है इसको कैसे यूज़ करना है प्रॉपर सारा कुछ बताया हुआ है।
टाइम नहीं है तो वो बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, उसमें तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलने वाला है। स्पीकिंग की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा स्पीकिंग के लिए आपको स्टूडेंट्स 80 to 90 क्यू कार्ड जो मक्कड़ की बुक में आपको मिलते हैं वो तो नहीं करने पड़ेंगे। हम आपको सिर्फ ट्रेंडिंग वाले पार्ट 1 के 15 से 20 टॉपिक करवाने वाले हैं, जिसमें होम टाउन हो गया, हाउस हो गया, टी एंड कॉफ़ी, एक्साइटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, हर बार ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो वो टॉपिक हम आपको देंगे, उसी की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यू कार्ड के लिए हम आपको कुछ क्रैम्प्ड सेंटेंस देने वाले हैं। क्यू कार्ड को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, क्योंकि जिस बंदे को आईडीपी के क्राइटेरियाज पता है कि 5 बैंड या 5.5 बैंड लेने के लिए हमें कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप किसी और टीचर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे आपको वोकैब इंप्रूव करना है, आपको क्यू कार्ड कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको ये वाली वोकैब यूज करनी है। देखो भाई, आपको 4.5-5 बैंड लेने के लिए कोई हाई वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम आपको देते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आपको यूज करने हैं। जैसे क्यू कार्ड में पर्सन से रिलेटेड हम एक ही टॉपिक आपको प्रिपेयर करवाएंगे, प्लेस से रिलेटेड एक ही टॉपिक प्रिपेयर करवाएंगे और उसी से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स को हम उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो मटेरियल होता है वो रेडीमेड भी चल जाता है। 4.5-5 बैंड तक कोई मुश्किल नहीं होती है। हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको स्पीकिंग के काफ़ी सारे सेशंस मिल जाते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 2 या 3 स्पीकिंग डेली कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जीटी वालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी मैं दूर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम में आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना।